अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जमीन पर एक जनसभा में कुछ बातें अंग्रेजी में कही। सामान्य रूप से देखें तो किसी भी सार्वजनिक जनसभा में अंग्रेजी में बोलने का कोई तुक ही नहीं, उत्तर भारत में, बिहार में भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। ये मालूम है क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि विश्व सुने कि पाकिस्तान को लेकर भारत इस वक्त क्या चिंतन कर रहा है, ये विश्व जाने। पहलगांव में जो अपराध हुआ है उसको लेकर भारत के मन में क्या चल रहा है ये दुनिया जाने, और उसी भाषा में जाने जिस भाषा को वो समझती है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी सरल हिंदी में बोलते तो फिर उसका ट्रांसलेशन जाता दुनिया भर के देशों में, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बोला। मुझे याद नहीं आता कि ऐसा प्रयोग प्रधानमंत्री के स्तर पर मैंने पूर्व में देखा हो, लेकिन इस बार मोदी जी ने वो किया और वही कहा कि हम आतंकियों को, साजिश करने वालों को, उनके आकाओं को, उनके संरक्षकों को कल्पना से भी बड़ा दंड देंगे, कल्पना से भी बड़ा दंड देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की संकल्प शक्ति आतंकवादियों की और उनके सरपरस्तों की कमर तोड़ देगी। मिट्टी में मिला देंगे आतंकवाद को, आतंकवादियों को। ये वही तेवर है जिसकी देश को प्रतीक्षा थी। बिहार के मंच से प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे थे, उसी वक्त कानपुर में पहलगांव में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ दुख बांटने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि हम आतंक के
आतंकवाद के सांप के का फन कुचल कर रख देंगे। इस बार फन कुचल देंगे, फन। तेवर और कलेवर, योगी से लेकर मोदी तक, तीखे, धारदार, स्पष्ट, कहीं कोई भ्रम नहीं कि क्या करना है, उस पर कहीं कोई संशय नहीं। आज गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री जयशंकर राष्ट्रपति महोदया से मिले हैं, उन्हें ताजा हालात से अवगत कराया है। दुनिया के तमाम बड़े देशों को, राजदूतों को विदेश मंत्रालय ने आज उनके साथ बैठक की है, उन्हें परिस्थितियों से अवगत कराया है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज मंच से कहा था कि हम पूरी दुनिया को पहलगांव का सच बताएंगे। पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीजा निरस्त हो गए। जो मेडिकल ग्राउंड पर आए हैं उनको 29 अप्रैल तक का वीजा निरस्त है, 29 अप्रैल के बाद वो भी निरस्त। यानी 29 अप्रैल के बाद भारत की भूमि पर कोई पाकिस्तानी नहीं दिखाई देगा। अरब सागर में हलचल है, मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, सेना सज्ज है, जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के प्रमुख सज्ज हैं, रेडी टू मूव हैं। पाकिस्तान प्रकंपित है, कंपित है, दिखावा कर रहा है कि नहीं हम भी बदला, अब भारत अगर हम पर आक्रमण करेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि आज वो किस स्थिति में है। टूटा हुआ मनोबल, बिखरा हुआ सामाजिक ढांचा, बगावत झेलता पाकिस्तान और हाथ में कटोरा लिए पाकिस्तान युद्ध लड़ेगा और ऐसे युद्ध लड़ेगा। क्या वो समय आ गया फुल एंड फाइनल का? बड़ा प्रश्न है। आज शाम को भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। ये बैठक भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सरकार कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले देश के भीतर के राजनीतिक नेतृत्व को, समस्त राजनीतिक नेतृत्व को भरोसे में लेना चाहती है। इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जितने भी कोण होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं बड़े ऑपरेशन से पहले, उस सारे कोण और सारे आयाम चेक किए जा रहे हैं, दुरुस्त किए जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू करने से पहले जितनी तैयारियां होती हैं ना, उतनी ही तैयारियां किसी बिगड़े हुए देश को सबक सिखाने के लिए जब आप ऑपरेशन शुरू करते हैं तो भी करनी पड़ती हैं। भारत इस वक्त वही ऑपरेशन शुरू करने से पूर्व की तैयारियां कर रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वह समय आ गया जिसकी इच्छा और अपेक्षा ये देश रखता है। पहले रिपोर्ट देखिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने दर्द दिया है वो पूरे देश की परिधि में पसरा है। हर प्रदेश में, हर शहर, हर गांव गलियारों से लेकर चौक चौबारों तक पहलगाम की ही पीड़ा है। दर्द की इस दास्तां में देशवासी केवल बदला चाहता है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी भरोसा दिलाया कि इस पाप के भाग्यों का हिसाब करने में भारत पीछे नहीं हटेगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बुधवार की शाम को भारत सरकार ने अपने एक्शन की झांकी भी पाकिस्तान को दिखा दी। पूरे देश को झकझोर देने वाली इस हरकत के बाद हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। कड़े कदम उठाते हुए करीब 5 बड़े फैसले लिए गए। सिंधु जल संधि स्थगित हुई, अटारी बॉर्डर बंद किया गया, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस्लामाबाद उच्चायोग से अपने सलाहकार को वापस और भारत से पाक उच्चायोग के सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सरकार का इरादा बता चुके हैं। सीएम योगी का भी संदेश यही है कि बचेंगे नहीं आतंक के आका। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। भारत सरकार ने इस हमले के बाद जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संसाधनों के साथ साथ उसकी साख पर फिर बट्टा लगा है। वही देश के सियासी गलियारों में भी इस घटना पर सवालों का सैलाब है। सोशल मीडिया पर सियासी दलों के पोस्ट और पोस्टर्स पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। बाकी दल भी इस दंगल में कूद पड़े हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई। बस जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बहरहाल विपक्षी खेमे से जहां सवाल उठ रहा है कि चूक कहां हुई, तो वहीं आतंक के आगोश में अपने 28 नागरिकों की जान गंवाने के बाद देश अब पाकिस्तान से आर पार के मूड में है। मोदी सरकार ने भी साफ और सख्त संदेश दिया है कि हुक्का पानी बंद करना तो केवल झांकी है, कार्रवाई की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तक जो कुछ हुआ है
वो प्रस्तावना है, भूमिका है, झांकी है, ट्रेलर है। पूरी किताब अभी बाकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यहीं से बात शुरू करिए। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, उलेमा काउंसिल के सदर हैं। मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर दीवान साहब का बहुत बहुत स्वागत। कमांडर साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। अब क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप क्या कहें, क्या आप बता सकते हैं हमको कि इस वक्त भारत के पास सैन्य विकल्पों की क्या श्रृंखला उपलब्ध है, किस ढंग के विकल्प हो सकते हैं? जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी। आपकी समझ क्या कहती है, ऐसी सजा क्या हो सकती है? अमिताभ जी, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ये प्लेट में उन्होंने, पाकिस्तान ने हमें मौका दिया है। पीओके को, पीओजे को लेने के लिए कब से बात चल रही है। बीएलए आर्मी पाकिस्तान तोड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा टूट रहा है, आपका सिंध सेपरेशन मूवमेंट चल रही है। सवाल ये है, ये जो मौका दिया है, ये बालाकोट जैसा काम नहीं होना चाहिए। 15-16 सिटीज पे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स पे पैराट्रूपर की स्ट्राइक होनी चाहिए। वेस्ट नौसेना जंगी बेड़ा हमारा जो है, जिससे मैं नौसेना से आता हूँ, पूरा वेस्टर्न कोस्ट उनको ब्लॉकेट कर देना चाहिए। जनाब, ये जो मूवमेंट है, ये 7 अक्टूबर मूवमेंट है, इजराइल वाली। बातों से कहना वो मानते नहीं है कि पाकिस्तान की साख गिर गई है। हंसी आती है। पाकिस्तान की साख क्या है जो गिर गई है? और वो तो कई भुट्टो साहब कह गए, क्या 1000 कट्स, हम हिंदुस्तान को 1000 कट्स देंगे। और 71 की लड़ाई के बाद, 71 की लड़ाई में मैं लड़ा हूँ, ये पचा नहीं पाए कि हम टूट गए। और टूटे क्यों हैं? अमिताभ जी पूछिए, वही कारण अभी चल रहा है, क्यों टूटे हैं? जो हमारे पास तो, भारत देश के पास तो भारतीय सेनाएं हैं। अरे पाकिस्तानी सेनाओं के पास तो पाकिस्तान है। कर्नल बनता है, ब्रिगेडियर बनता है, 40 एकड़ जमीन मिलती है, सारे उनके पैसे स्विस बैंक में जाते हैं। तो वो तो चाहते हैं लड़ाई मची रहे और हमारा फौजियों का बच्चा सुलाए, गरीब आदमी पिसता जाए पाकिस्तान का, ये प्रॉब्लम है। तो वो लड़ाई चाहते करेंगे, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। तो ये बात ये है, बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक बात है। और हम करेंगे नहीं तो दीवान साहब, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए। लेकिन मैं एक बात कहूं, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा। मैं आज इस बिंदु को कतई बहस में स्वीकार नहीं करता कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का क्या हो रहा, वो पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान के हुक्मरान जाने, हम ना भाई ना। कल से कई लोग ये ड्रामा चला रहे हैं, कहीं जी पानी बंद हो जाएगा, खेत सूख जाएगा। आप कोई धतकर्म करते समय ध्यान नहीं आया कि दंड मिलेगा? गरीब का क्या होगा, अमीर का क्या होगा, मियां मुनीर का क्या होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है क्या सोचना? अरे मुनीर अपना जाने। आपने बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो विषय खत्म हो गया कि मानवता के आधार पर ये विक्टिम कार्ड अब नहीं चल सकता, न देश में न पाकिस्तान में। पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड मंजूर नहीं, और देश के भीतर जो लोग हैं जो विक्टिम कार्ड चलते हैं ऐसे मौकों पर, उनका विक्टिम कार्ड भी मौजूद नहीं। देश की राजनीति के एक बड़े दल के सदर ने कहा, मौलाना साहब, कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। हम पूछ रहे हैं कि गोली तो मजहब पूछ के ही मारी गई, पेंट उतार के देखकर शारीरिक देह की शिनाख्त करके मारी गई, कलमा पढ़वा कर मारी गई। कलमा ने फैसला किया कौन जिंदा रहेगा, कौन मारा जाएगा। कलमा ने फैसला किया, एक ने पढ़ लिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो शूट कर दिया गया। ये ड्रामा अभी भी चल रहा है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और बड़े बड़े लोग गंभीर मुद्रा बना के कह रहे आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैं समझ नहीं पा रहा मौलाना साहब, आप तो उलेमा हैं, उलेमाओं के भी उलेमा हैं, उन्होंने भारतीय होने के नाते तो नहीं मारा, हिंदू होने के नाते मारा, वरना तो पेंट उतारने की जरूरत ही नहीं थी, कलमा पढ़वाने की जरूरत ही नहीं थी।
फिर आतंक का धर्म क्यों नहीं होता? हम आखिर ये बेईमानी कब तक करेंगे कि आतंक का धर्म नहीं होता? मौलाना साहब देखिए, जो पहलगाम में हुआ है, टूरिस्टों पर ये हमला टूरिस्टों पे हमला नहीं है, ये देश पर हमला है। और जिसकी निंदा, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, सैयद आदिल ने वो आतंकवादियों से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको भी मार दिया गया। आपने सही कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, मगर ये आतंकवादी ये आतंकवादी नाम पूछ के मार रहे थे। देखिए, पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है बॉर्डर की, वो बॉर्डर की नहीं है, हमारी संस्कृति की दुश्मनी है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस देश में रहे। देखिए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ और बहुत सारे हादसे हुए। मेरी एक मोदी सरकार से अपील है कि बातचीत नहीं, ये मानव नहीं दानव है, और फौज पर अटैक करने की जरूरत है, लतियाने की जरूरत है। जब तक पाकिस्तान को आप लतियाएंगे नहीं, वहां की फौज को लतियाएंगे नहीं, जब तक ये मसला हल होने वाला नहीं। मैं कहता हूं कि फौज की कमर तोड़ दो। दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई फौज आज के तारीख में तो भारत की फौज है। बॉर्डर पर हमें अपनी फौज को फ्री हैंड देने की जरूरत है और पाकिस्तान से दो हाथ करने की जरूरत है। जब तक आप पाकिस्तान को नहीं लतियाएंगे, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। जी मौलाना साहब, 2-3 मेरे पास जो संकेत हैं एक पत्रकार के नाते, उनसे मैं कह सकता हूं कि जो हम चाह रहे हैं, ये जो दीवान साहब ने कही, धरऊ धीर हुई है सुतचारी, एक मानस में चौपाई आती है कि थोड़ा धैर्य रखो, 4 बच्चे होंगे, एक नहीं। दशरथ से कहा ऋषि ने, क्या त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। वही बात मैं कह रहा हूं आपसे, सेना को फ्री हैंड देना चाहिए, पाकिस्तान में करने दे, थोड़ा धैर्य रखिए। 10 से 12 दिन के भीतर जो कुछ इच्छा है मन में सब पूरी हो जाएगी। जो इच्छा दीवान साहब के मन में वो और आपके मन में सब, वो सब छोड़ दीजिए बिल्कुल। सर जिनको करना है वो अब उसी मुद्रा में है, वो किसी किंतु परंतु में नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये, उनसे तो हमारी सेना निपट लेगी, सरकार निपट लेगी, लेकिन ये जो गली मोहल्ले में हैं स्लीपर सेल, इन पर तो सेना नहीं चढ़ा सकते ना मौलाना साहब, इन पर तो सेना नहीं लगा सकते। इनका क्या करें? हमारी चिंता इनकी, उसकी चिंता मोदी जी के लिए छोड़ दी हमने, वो हो जाएगा। आज मोदी जी ने मंच से कहा है मिट्टी में मिला देंगे। ये वही बात है जो योगी आदित्यनाथ ने एक बार अखिलेश यादव के एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में कहा था। मंच से बोले हैं भारत के प्रधानमंत्री। मैं एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, मैं फिर वही कह रहा हूं, इनकी चिंता आप करो। ये जो स्लीपर सेल, बाकी निपटने के लिए कमांडर साहब हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है और कमांडर हैं, सेना के लोग हैं। लेकिन जो गली मोहल्ले में स्लीपर सेल हैं, ये जो खादी पहने स्लीपर सेल हैं, इनका क्या होगा? ये मैगी बेचने के काम, मैगी बेचने का कर रहे हैं मौलाना साहब, बड़ी बात कह रहा हूं। कश्मीर में काम मैगी बेचने का कर रहे हैं और पेरोल पर हैं आईएसआई के, सेना के मूवमेंट की जानकारी देने के लिए। उनको शहादत का दर्जा दिया जा रहा है लोगों को। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मौलाना साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मूल प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, बाकी सेना क्या करेगी वो प्रधानमंत्री ने आज कह ही दिया। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? वो बिहार की जमीन पर अंग्रेजी में भी बोले हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका भी सुन ले, पाकिस्तान भी, ब्रिटेन भी सुन ले, जापान भी सुन ले, रूस भी सुन ले। क्या इसीलिए अंग्रेजी में बोले? भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ तो बता दीजिए। खैर, मेरा आप आलिम थे, मेरा आपसे सिर्फ ये जानना था कि आतंक, अब हम ये कहना बंद करेंगे कि नहीं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। आतंकवाद का मजहब है, इससे बड़ा प्रमाण पहलगाम से बड़ा प्रमाण और कहां से आएगा? मैंने सिर्फ ये पूछा था, बाकी सब जो हो रहा है वो होगा ही होगा। अशोक भाई के पास चलते हैं। अशोक जी, यही सवाल आपसे, आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो कलमा से फैसला नहीं होता कि कौन जिएगा, कौन आतंक गोली से उड़ा दिया जाएगा, तो पेंट उतरवा के शरीर की शिनाख्त नहीं होती। नहीं,
फिर भी हमारे नेता बाज नहीं आते, वो बार बार वही बात दोहराते, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। क्यों? हम ये रिटोरिक ये कब बंद करेंगे कहना? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए जो बात लोग कह रहे हैं और ये बात ही कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, लोग नहीं कह रहे, भारत तो कह रहा आतंकवाद का धर्म होता है। आप देख लीजिए, सामान्य लोगों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। अगर सोशल मीडिया कोई बैरोमीटर है तो उस पर देख लीजिए, 100 लोग अगर बोल रहे हैं तो 100 में 99 कह रहे कि आतंकवाद का एक धर्म है, एक चेहरा है। कौन कह रहा नहीं होता? यही तो सवाल है कि सब कह रहे हैं कि है, लेकिन राजनीति नहीं कह रही। अशोक जी। देखिए, राजनीति की बात नहीं, यहाँ पर जो देश की बात है उस देश की बात मैं कर रहा हूँ अमिताभ जी, कि वास्तव में आतंक का देश की बात कह रहे हैं और आतंकवाद का बात कह रहे हैं। अशोक जी। जी, आतंक और आतंकवाद का, आतंक चाहे जिस लेवल पर फैलाया जाए, वो आतंक फैलाने वाले का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो आतंकी होता है। चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का हो, दैट इज कॉल्ड टेररिस्ट। और ऐसे तमाम नाम, चूंकि ये वो वक्त नहीं है, नहीं तो ऐसे तमाम नाम हैं जो ये साबित करते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मेरी पार्टी, हमारे पास 37 सांसद हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का खुला ऐलान है कि मोदी सरकार को हमारा पूरा समर्थन है पहलगाम वाले मामले में, कि आप बिहार चुनाव में आप चुनाव प्रचार करने गए मोदी जी, ठीक है, अच्छी बात है। आप लफाजी न करिए, बमबाजी करिए पीओके में, जहां पे आतंकवादियों की शरण स्थली बना है पीओके, उस पीओके में आप बमबाजी करिए, लफाजी की जरूरत नहीं है। लफाजी तो देश सुन ही रहा है, जब से बालाकोट और पुलवामा वाला मामला चला। अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ साहब ने कहा कि बालाकोट टाइप का नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात, मैं उनकी बातों को समर्थन कर रहा हूँ। देश तो तब से सुन रहा है और कुछ घोषणाएं भी हुई। मैं वही रिपोर्ट लेके बैठा था अमिताभ जी, 2016 में एनडीटीवी से बात करते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा, एमिड स्ट्रेन इंडिया डज नॉट रूल आउट कटिंग ऑफ इंडस वाटर टू पाकिस्तान। मतलब जो तनाव चल रहा है, हम जो इंडस वाटर मतलब जो सिंधु नदी का जल है, इसको खारिज हम करेंगे, इसकी समझौता नहीं चलेगा। ये बात 2017 में मोदी जी ने भी कहा था, और इन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बोला था मोदी जी ने कि वी विल रूट इंडस वाटर टू पंजाब फार्मर, पाकिस्तान डज नॉट हैव राइट ओवर इट। ये मोदी जी ने बोला था। इसके बाद गडकरी साहब 2019 में बोले थे। ये बात कोई नई नहीं बोल रहा है सरकार। ये जो सिंधु नदी का जल रोकने की बात 3-3 बार सरकार कर चुकी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक सिंधु नदी का जल रुका नहीं अमिताभ जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार लफाजी न करे, बमबाजी करे और देश को यह साबित करे कि हाँ, हमारे देश के ऊपर हमले करने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, पूरी पार्टियां। ठीक, मैं ऋचा सिंह के पास चलूं, उससे पहले 2-3 बातें कहूंगा कि पानी रुक जाने दीजिए, हो सकता कभी इच्छा भी पूरी हो जाए कि पानी रुक जाए सिंधु का, ठीक है ना, पाकिस्तान को जो 80% पानी जाता है वो रुक जाए। हमको उन चेहरों का आभास है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन स्यापा करेंगे। क्या हिंदुस्तान में कौन लोग स्यापा करेंगे? कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हम उन चेहरों को जानते हैं, देश भी जानता है। सबसे पहले छाती पीटने वाले कौन आएंगे जलूस निकालने? अलीगढ़ में जलूस निकलेगा। पानी अलीगढ़ का बंद नहीं होगा, पानी बंद होगा पाकिस्तान का। और जलूस कहां निकलेगा? बरेली में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में। हमको मालूम है ना, हमने देखा नहीं क्या यहां? और दो बातें बड़ी वैसी हैं, जब देश एक स्वर में बात कर रहा हो सकता है समाजवादी पार्टी को प्रधान नरेंद्र मोदी पसंद नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो अखिलेश यादव को भी स्वीकार करनी होगी, अशोक यादव जी को भी स्वीकार करनी होगी, चाहते हुए भी या अनचाहे भी, कि भारत का चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही है। ठीक, आप मानो या न मानो, बेमन से मानो, दुखी होके मानो, रो के मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व में भारत का चेहरा नरेंद्र मोदी है। जिस वक्त भारत का चेहरा बोल रहा है कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे हो, उस वक्त भारत के एक राज्य की
रीजनल पार्टी ये कह रही है कि लफाजी ना करो। ये आस पड़ोस के लौंडों का खेल हो रहा है क्या? ये डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, उन्हें लफाजी ना करो। ये भाषा ठीक नहीं। अशोक भाई, आप संयमित व्यक्ति हैं, योग्य प्रवक्ता हैं, ये भाषा ठीक नहीं इस वक्त। मैंने एक बार अखिलेश जी के सामने कहा था जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उसी मंच पर वो भी थे और मैं भी था। मैंने अपने भाषण में कहा कि पसंद हो या ना पसंद हो, उत्तर प्रदेश का चेहरा अखिलेश यादव है और देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। आपके कहने से बदल जाएगा चेहरा। देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री, और इस विशेष समय में आप कह रहे हो लफाजी ना करो। ये आपकी टिप्पणी पाकिस्तान भी सुन रहा है ना, और इसी टिप्पणी पर वो बताशे बांट रहा होगा कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। कह रहा होगा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कैसी बात कर रहे हो भाई? कोई बोलता है इसे अपने देश के लिए? अमेरिका पर हमला हुआ था, आपने ऐसी अभद्र टिप्पणी सुनी थी उस समय के अमेरिका के प्रशासन के खिलाफ किसी की? नहीं। वहां भी विरोधी दल है, वहां की भी समाजवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां वहां भी है। किसी ने वहां के राष्ट्रपति के लिए ने कहा था यार ये लौंडो जैसी हरकतें न करो, लफाजी न करो, नहीं बोला था कोई। ये मर्यादा का उल्लंघन है मित्र, इससे हमको इस वक्त कम से कम बचना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। जब देश पर आंच आए तो हम मन से माने मर्यादा तो ठीक, और बेमन से माने तो भी ठीक, लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए भाई। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है। ऋचा सिंह, सब यही पूछ रहे हैं कि जो होगा, अब ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, ये सब मान रहे हैं भारत में कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब प्रश्न ये तैर रहा है जो होगा वो कितना बड़ा होगा। यही बात दीवान साहब ने पूछी और कही, और यही बात मैं कह रहा हूं। क्या ये तो सब मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैंने कहा कि जब हम अस्पताल में जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए मरीज आने को होता है तो ओटी में कुछ पहले तैयारियां की जाती हैं, वैसे ही जब कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसमें भी कुछ पहले तैयारियां की जाती हैं। मेरी बात से दीवान साहब सहमत होंगे। वो देश को दिख रही है, दुनिया को भी दिख रही है, जिस ढंग की हलचलें चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज बिहार की जमीन से कहा कि हम ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे होगी, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या समझें? अमिताभ सर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये जो आतंकवादी घटना हुई, ये बहुत कायरतापूर्ण, अक्षम्य और बेहद निंदनीय। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले इसमें मारे गए जो बेगुनाह लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनशीलता अर्पित करती हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस देश का 140 करोड़ भारतीय उनके साथ इस दुख की घड़ी में मजबूती से खड़ा हुआ है। आदरणीय अमिताभ सर, ये बात तो सत्य है कि भारत आज मन से उद्गार निकलता है और ये मन की वेदना है कि ये हमला सिर्फ उन टूरिस्टों पर हमला नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला है, हमारी अहिंसा की नीति पर हमला है और हमारी सहनशीलता की नीति पर हमला है। ये भारत राम और कृष्ण का देश है और प्रभु श्री राम ने भी समुद्र से कहा था, लेकिन जब उसने नहीं माना तो उन्होंने घोषणा की थी, जिस तरीके से आज मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि मिट्टी में मिला देंगे, किसी भी आतंकवादी और आतंकवादियों को षड्यंत्र में समर्थन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार के साथ, इस देश के साथ पूरी दुनिया देखेगी कि आतंकवाद करने वालों का और आतंकवादी घटना को कारित करने वालों के साथ भारत क्या व्यवहार करता है। लेकिन आपने एक बात एकदम सही कही, मैं उस बात के साथ अपना समर्थन करती हूँ कि जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, ये जरूरी है कि इस क्षण में जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, इस कायरतापूर्ण हमले के साथ खड़ी हुई है, तो कम से कम भारत के भीतर से इस तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए और पूरी दुनिया को हमारी एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है, ये देश की नीति का समय है।
जब 140 करोड़ भारतीयों की जो विश्वसनीयता है वो इस देश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ दिखाई पड़नी चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत व्यथित हूं आदरणीय अमिताभ सर की इस तरीके की घटना जिसमें महिलाओं से उनका धर्म पूछकर, पुरुषों का धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर उनके सामने उनको गोली मार दी गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि जाकर बता देना देश के प्रधानमंत्री को। तो इस तरीके की घटना, इसको समझना पड़ेगा और इस देश मजबूती से इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा और पूरा देश खड़ा हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जवाब देंगे और इसका ऐसा जवाब देंगे कि आतंकवाद की जड़ें खत्म करने वाला ये जवाब होगा। जी ठीक बात है, देश यही चाहता है। मौलाना साहब, एक बात समझनी मुझे है, हमला होता 28 ही लोग मारे जाते, आतंकी आके ऐसे गोली चलाते, लेकिन ये पिक एंड चूज नहीं करते कि 2 लोगों को खड़ा किया, मुझे और अशोक यादव को खड़ा किया, बोले कलमा सुनाओ, अशोक जी सुना दिए, बोले जाओ तुम चॉकलेट खाओ, बोले अग्निहोत्री ने नहीं सुनाया, बोले इसको गोली मार दो, ये या पेंट उतारो। ये नहीं करते तो शायद मेरे लिए इतना खतरनाक ये पड़ाव नहीं होता। ये पड़ाव फुल एंड फाइनल पर आ गया। अब कोई लच्छेदार भाषा, कोई जलेबी इमरती नहीं चलेगी, कोई फर्जीफिकेशन नहीं चलेगा, कोई बुद्धिजीवी लोगों का जो एक नैरेटिव सेट करने का गैंग होता था अब वो ध्वस्त हो गया। अब नहीं चल सकता कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। इस मरसिया को अब कोई सुनने को तैयार नहीं मौलाना साहब, नहीं। 28 लोग मार दिए गए होते, कोई दिक्कत नहीं थी। आतंकवादी गतिविधि ठीक है, हम निपटेंगे। ये करेंगे आप, लोगों को देह से देखकर गोली मारेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आलेख छापा है जिसमें 2 घटनाओं को दिखाया है, मैंने उसको एक्स पर डाला है कि जिसने कलमा पढ़ दिया वो बच गया, जो नहीं पढ़ पाया वो मारा गया। फिर भी ये भोड़ी बातें हो रही हैं। बोले देखिए सबको भाईचारे में रहना है, रुमाली रोटी में रहना है, तंदूरी रोटी में रहना है, गंगा जमुनी में रहना है, ये दुनिया की बातें हो रही हैं। मौलाना साहब देखिए सुनिए, उसमें कुछ मुसलमान भी मारे गए। देखिए अभी मैं अरे मसला ही नहीं, मुसलमान क्यों मारे? मुसलमान तब मारा गया जब हुज्जत किया उसने, लेकिन हिंदू मारा गया क्योंकि वो हिंदू है। इसका एक साथ गोलमोल नहीं करिए मौलाना साहब। मैं आपका एहतराम करता हूं, लेकिन ये लपेटिए नहीं, लपेटिए नहीं। नहीं, सही बात है। देखिए जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी खुद मुसलमानों की है और मुसलमानों के स्कॉलर की है। मैं तो कहता हूं कि इनको दायरे इस्लाम से खारिज करो और ये आतंकवादी मर जाए तो इनको कब्रिस्तान मत दो। जब तक इस तरह का इस्लामी स्कॉलर अच्छी बात कही मौलाना साहब ने, मैं उस बात के साथ खड़ा हूं। नहीं सुनिए, मैं कहता हूं कि हिंदुओं का नाम पूछ कर जिन लोगों ने मारा है उनको दायरे इस्लाम से खारिज करो। अगर फौज उनको गोली मार देती है उनको कब्रिस्तान भी मत दो, उनको जनाजे की नमाज मत पढ़ाओ। जब तक फ्रंट फुट पे आके हम जैसे लोग स्कॉलर इस्लाम के जानने वाले सामने आकर के बात नहीं करेंगे तो ऐसी आतंकवादी हरकतें करते रहेंगे। देखिए आतंकवादियों का बोन क्यों तोड़ना है, वो क्या है, पाकिस्तान की फौज है। सैयद आसिम मुनीर ने 2-3 दिन पहले क्या बयान दिया था, पाकिस्तान कभी भी अमन चैन से भारत के लोगों को रहने देना नहीं चाहता है। आतंकवादियों को तो ठोकिए। एक बार तो मेरा कहना है कि पाकिस्तान की फौज को ठोकिए, सैयद आसिम मुनीर को आतंकवादी घोषित करिए। दुनिया से मेरी अपील है कि इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी हरकत कर रहे हैं आतंकवादी, इनको आतंकवादी घोषित करो, सैयद आसिम मुनीर को घोषित करो। पाकिस्तान की ठीक मौलाना साहब रुकना होगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं हृदय से, ठीक है मौलाना साहब, मैं हृदय से मौलाना साहब के इस वक्तव्य के साथ हूं, हृदय से। कम से कम उन्होंने साहस दिखाया, गोल गोल जलेबी नहीं बनाई। जो भी हाथ में बंदूक लेकर बारूद की भाषा बोल रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को मार कत्लेआम जिवह कर रहा है, उसको दायरे इस्लाम से बाहर करो, ये साहस तो दिखाओ। मक्का से मदीना से क्यों नहीं आई बात? अलीगढ़ से बात क्यों नहीं आई? बरेली से क्यों नहीं आई? देवबंद से क्यों नहीं आई? इस्लाम के 2 बड़े स्कूल तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है ना, देवबंद और बरेली। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा?
देवबंद से और बरेली से ये बात क्यों नहीं आई? और अगर नहीं आएगी तो हमको ये कहने की आजादी हासिल है मौलाना साहब कि आतंक का मजहब होता है। या तो मजहब अपने को अलग खड़ा करे, और नहीं करता है तो आतंक का मजहब होता है ये कहा जाएगा, भले ही समाजवादी पार्टी कहे कि आतंक का मजहब नहीं होता ना। ये समाजवादी पार्टी तय नहीं कर सकती, ये देवबंद तय कर सकता है, मदीना तय कर सकता है, मक्का तय कर सकता है, बरेलवी तय कर सकते हैं। उन्होंने बोला क्या? मुनीर को इस्लाम से खारिज किया आपने। जिस आदमी ने कहा कि अपनी संतानों को हिंदुओं के खिलाफ समझाओ, अगर नहीं आप उनको इस्लाम से खारिज कर सकते तो किसी पार्टी के कहने से आतंकवाद का मजहब नहीं होता, ये बात अब नहीं चलेगी। कमांडर भूषण दीवान, मुझे लग रहा है कि स्थिति पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई, और अगर प्रधानमंत्री के एक शब्द को ही हम गौर से सुन ले, वो बंद कमरे का शब्द नहीं, वो मंच और माइक पर शब्द है, हम मिट्टी में मिला देंगे। और हमने ये बात मिट्टी में मिला देंगे कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी से सुनी थी, उसके बाद का भी हम दिखाई दिया दृश्य। आज प्रधानमंत्री ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे। मुझे लगता है इसको थोड़ा डिकोड करिए, क्या हो सकता है? अमिताभ जी, मुझे थोड़ा सा मौका दें जी, फौज की बात मैं करूं जी, और मैं हिंदू भी हूं और भारत का नागरिक भी हूं और आप जैसे स्पष्टवादी हूं। मौलाना साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, उनको इस्लाम फलाने को इस्लाम से खारिज करो। मैं हाथ जोड़ के मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं, ये मैं गलत सोचता हूं या ठीक सोचता हूं, गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? इस्लाम जो है, हम स्पष्टवादी बनते नहीं हैं, गोल गोल बातें करते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस्लाम में लिखा है कि पूरी दुनिया ने मुसलमान बनना है, काफिर का गला काटो, ये तुम्हारा अल्लाह की सेवा है। ये बात है कि नहीं? अभी आपने तो बोल दिया उनको निकाल दो धर्म से, बरेलवी तो नहीं कह रहे, कोई और तो नहीं कह रहा। इजराइल में तो ये हुआ, हमास ने किया, और अल्लाह अकबर क्या करते टाइम। तो ये मुझे आप स्पष्टवादी वाली बात कर रहे हैं। मैं तो भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और 7 करोड़ 6 करोड़ मुसलमान जो आए हुए, बांग्लादेश की लड़ाई हमने लड़ी, और बांग्लादेश यहाँ घूम रहे हैं, और स्लीपर सेल वही बने हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए हमने पुरजोर काम करना है, बाहर का भी अंदर का भी। इंटरनल सिक्योरिटी करेगी, होम मिनिस्टर करेंगे। और ये जो बातें कहते हैं कि ये कहते हैं कि उनको निकाल दो, ये बातें हैं, कोई निकालने वाला नहीं है। ये टीवी में अच्छी लगती हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड इकट्ठा हो जाता है, और यादव साहब जैसे लोग कह रहे हैं अरे भाई लड़ाई हुई है, मुखिया को पुरजोर सपोर्ट करो। जनाब 2 घंटे पहले मैं एक और चैनल पे था, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया, अरे पुलवामा की तरह हिंट दे रहा था, मोदी साहब 3 दिन पहले कश्मीर जाने वाले थे, वो नहीं गए, उनके इसका मतलब इंटेलिजेंस ही होने वाला है। अगर इंटेलिजेंस ही होने वाला है और होने दिया, बताया नहीं, यहाँ तक कह रहा है। अरे भाई जो इजराइल में भी हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, अमेरिका में भी हो गया, अभी लड़ाई के टाइम मुखिया को गालियां दे रहे हो तुम, शर्म आनी चाहिए। और आप कहते हैं हिंदू सेफरेंटरिज्म, तो आपके भाइयों ने किया ना। 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू है, और अपने हिंदू भाई कह रहे हैं अरे नहीं है। क्या क्यों वोट लेने के लिए कुछ भी स्पष्टवादी नहीं बनोगे तो हमारी हिस्ट्री बता रही है, मार खाते रहोगे। अब सच को सच बोलो, सफेद को सफेद बोलो, काले का। दूसरी बात, छोटी सी बात अमिताभ जी, अभी जो गड़बड़ी पाकिस्तानी करते हैं, आपको पता है दुनिया में जिस एयरपोर्ट में जाते हैं उनको नंगा किया जाता है। और मैं अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, मैंने तो गड़बड़ी नहीं की, किसी ने तो की, बदनाम है पाकिस्तान है ना, तो मेरे भी कपड़े उतारे जाते हैं। यही हाल मुसलमानों का होगा यहाँ, क्यों होगा? क्योंकि आपके भाई यही करते हैं। क्या करते हैं? कलमा पढ़ो, उन्हें तो गोली मार देंगे। करते हैं ना, क्यों करते हैं? इस्लाम में लिखा है काफिर को मार दो, ये है कि नहीं? इसको कैसे खत्म करोगे? यही नहीं करोगे बात मिटेगी नहीं। ये 7 करोड़ अभी क्या है, अमेरिका ने क्या किया, मिलिट्री प्लेन में हमारे भारतीयों को उठा के बेड़ियों में डाल के अमृतसर भेज दिया। अभी दुनिया में चल रहा है, ये हमारे भारत का मौका है। ये 6-7 करोड़ जो हैं बांग्लादेशी इलीगल, इनको मैगी बेचने वाले, इनको अरेस्ट करके भगाया जाए। भगाएंगे तो लोग कहेंगे ह्यूमन राइट, ये करेंगे। उस टाइम ये नहीं बोलेंगे कि भगा दिए। देखो मैं टाटा में वाइस प्रेसिडेंट था, इंडोनेशिया में 2 साल रहा, वर्क परमिट लेके आए, ठीक है,
नहीं तो आप सिक्योरिटी रिस्क है, नहीं तो मुर्शिदाबाद करेंगे, फिर कश्मीर ठीक है, कमांडर साहब रुकना होगा। मैं अशोक भाई के पास आऊंगा। अशोक भाई, मौलाना साहब बाद में आऊंगा। अशोक भाई, अगर मान लीजिए, एक मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि बाहर दो स्तर पर सरकार एक्ट करेगी। एक तो जो देश मांग रहा है वो स्वाभाविक, प्रधानमंत्री ने कहा ही कि वो होना है वो, और दूसरा एक ये जो इंटरनल मसला है, इसमें सख्ती हो, जांच पड़ताल हो, कई दसियों हजार आदमी डिपोर्ट किया जाए एक साथ। क्या वो किसी का वोटर हो, किसी ने आई कार्ड बनवाया, उससे फर्क नहीं। जो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो पहलगाम जैसी घटना पर केक खाना चाहता है मंगवाकर, जो जिंदाबाद कहना चाहता है, पाकिस्तान को धन्यवाद देना चाहता है पहलगाम जैसी घटना पर, वो भारत का सिटीजन है, ऐसे लोगों का तो इलाज करना ही पड़ेगा अशोक जी। नहीं तब क्या भारत की पार्टियों का, विपक्षी दलों का सपोर्ट, समर्थन सरकार को हासिल होगा कि हाँ, जो लोग भारत की सुरक्षा के साथ खतरा है, या जो लोग जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनके लिए स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, स्पाई का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पड़ताल हो और उनको वापस भेजा जाए अशोक जी, क्योंकि वो एक बड़ा इशू है, उसके बिना कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। स्पष्ट जवाब दे दूंगा जी कि देखिए, बिना राजनीतिक लाभ हानि के सरकार ईमानदारी पूर्वक जो भी स्लीपर सेल इस तरह की आतंकवादी घटनाएं या देश में किसी भी तरह का इस तरह घटनाओं को अंजाम देने में अगर मिलते हैं, सरकार को बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, कोई उसमें उंगली नहीं उठाएगा। और दूसरी बात आपने कहा, उस बात से भी मैं सरोकार रखता हूं जो आपने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ये बहुत खतरनाक बात, बिल्कुल एक खतरनाक बात है। और पाकिस्तान का एजेंडा भी यही था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की बीच जो नफरत को अपने चरम तक पहुंचाया जाए। और मैं इसके बाद जो बात कर रहा हूं, आपको इस बात पे सहमत होना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जाए, वही एजेंडा कमोबेश भारतीय जनता पार्टी का भी है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जाए। आपको किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे 28 लोग मारे गए हों और अभी उनकी 100 भी नहीं उठे वहां से, और पोस्टर बन गया कि धर्म पूछा जाति नहीं। क्या मतलब इसका है? इसका एक मतलब है क्या गलत बना, वही एजेंडा जो पाकिस्तान गलत बना, हिंदुस्तान पर नफरत की राजनीति, सही बना ना? नफरत की राजनीति भाजपा थोपना चाहती है और दूसरा राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ठीक है अशोक भाई, मौलाना साहब अभी रुकिए। पोस्टर गलत बना होता तो मैं अशोक यादव के साथ खड़ा होता। पोस्टर सही बना, फिर क्या तकलीफ है? नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या धर्म पूछकर नहीं मारा? क्या धानुक हो, अहीर हो, काची हो, कुशवाहा हो, कश्यप हो, निषाद हो, मल्ला हो, ठाकुर हो, भामन हो, ये पूछ के मारा है? पोस्टर बनना चाहिए ताकि देश को स्मरण रहे कि पुलवामा की जमीन रक्त से लाल कैसे हुई थी। उसको छोटा करना चाहते हो सब लोग गोलमोल बातें करके। एक बात बताई कि ईमानदारी से डिपोर्ट किया करेंगे तो साथ देंगे। दिल्ली में 400 समथिंग रोहिंग्या डिपोर्ट किए गए थे, पूरा विपक्ष पागल हो गया था। तब फूट फूट के रोने लगा था। बड़ी कठिन डगर बनगढ़ की भाई मेरे अशोक भाई। और मैं एक बात से डर रहा हूं अशोक जी, उस बात से आपको भी डरना चाहिए, हमको भी डरना चाहिए और मौलाना साहब को भी डरना चाहिए। कुछ लोग आए बरवर, उन्होंने धर्म पूछकर गोली मार दी। मौलाना साहब बड़ी बात कह रहा हूं, मैं इस बात से डर रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया में अगर भारत के अंदर नाम पूछ के कारोबार शुरू हो गया तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। मौलाना साहब ध्यान रखिए इस बात को सब लोग, क्या, और अपने आलिमों के बीच में इसकी चर्चा भी करिए। बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। वो तो गोली मार कर चले गए, यहां 20 करोड़ मुसलमान के लिए संकट पैदा कर जाएंगे। जो इस्लाम के नाम पर गोली मारने वाले आए
वो मौलाना नदीमुद्दीन के लिए हिंदुस्तान में मुश्किल पैदा करेगी। मैं चेतावनी दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए मित्र। सामान्य मुसलमान के लिए मुश्किल पैदा कर गए कि नहीं कर गए? आप धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, और कोई मौलाना साहब अभी नहीं, और कोई ये कह दे आपसे कि आप एक गत्ती पर ये लिख लो कि आपका नाम क्या है, तो उसको क्रिमिनल बताने लगेंगे लोग। बोले नाम कैसे लिखवा सकते हो दुकान पर? समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने हाहाकार मचाया था कि नहीं मचाया था यूपी में? उतना विरोध करने पुलवामा पर नहीं जा रहे जितना वहां के लिए किया था। बोले नाम कैसे लिखवा रहे हो? सिर्फ नाम लिखने के लिए कहा गया था, बाकी कुछ नहीं। दुकान बंद नहीं हो रही थी किसी की। वो गोली मार जाए धर्म पूछकर तो गोलमोल, और कोई ये कह दे कि आपका नाम क्या है तो बोले नाम पूछ रहे हो? गंगा जमुना याद नहीं है? भाईचारा याद नहीं है? रुमाली रोटी तंदूरी रोटी याद नहीं है? ऋचा सिंह जी, देश इंतजार कर रहा है, और मुझे लगता है ये बात भाजपा को भी समझ में होगी और सरकार को भी समझ में होगी। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनकर यही लगा आज देश का ये सामूहिक आक्रोश, इसका प्रतीक्षा काल बहुत लंबा नहीं होगा। धैर्य छल के उससे पहले सरकार को एक्ट करना होगा। समझ रही भाजपा इस बात को? जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने का ट्रैक रिकॉर्ड है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को जाहिर कर दिया है कि किसी भी टेररिस्ट को, और जो सीमा पार से जो टेररिज्म किया जा रहा है, इसको अब बख्शा नहीं जाएगा, और हर फ्रंट पे इसका जवाब दिया जाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट हो, चाहे वो सीमा का फ्रंट हो, फाइनेंशियल फ्रंट हो, या अन्य तरीकों से भी इसकी कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसके लिए मजबूत रूप से अपनी इच्छा शक्ति के साथ खड़ी हुई है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इच्छा शक्ति को व्यक्त कर दिया है। अब सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सरकार जो करेगी वो सिर्फ देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को न सिर्फ दिखाई पड़ेगा, बल्कि आतंकवादियों के हौसलों को परास्त करने वाला भी होगा। जी ठीक बात है। मौलाना साहब 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और आप कुछ कहना चाहें और मैं ना सुनूं ऐसा संभव नहीं। जी नहीं सुनिए, देखिए इस्लाम के नाम पर जो उन लोगों ने हरकत किया उसको मुसलमानों से मिला करके देखना निहायत ही गलत है, निंदनीय है। इस्लाम के नाम पर जो जिहाद हो रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, उसकी निंदा मुसलमान कर रहे हैं। जो पुलवामा, जो अभी पहलगाम में हुआ, किस मुसलमान ने निंदा नहीं किया, या किस मुसलमान ने उनकी मजम्मत नहीं की? देखिए मजम्मत की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खुल करके आके ऐसे आतंकवादियों को बाइकाट करना, चिन्हित करना। जहां तक बांग्लादेशी की बात है, रोहिंग्या की बात है, मैं कहता हूं सरकार चिन्हित करके एक ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, समझ गया। सरकार चिन्हित करके भेजे, कोई बीच में नहीं आएगा। जब आएगा तो हम फिर सवाल करेंगे, ठीक है, तब हम सवाल लेकर आएंगे। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, आ गई आपकी बात। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी आपत्ति मालूम कहाँ है अशोक भाई, इस पर आप भी गौर करो। मैं एक वीडियो देख रहा था पहलगाम का, मौलाना साहब इस पर आप भी गौर करिए। उसमें एक लड़का बता रहा है कि कैसे घटना घटी, और 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं। क्या 28 लोगों के कत्ल पर 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं? गंगा जमुना है, भाईचारा है, तमाशा बना दिया मुल्क में। 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं, उन पर भी लीपापोती करने लोग आ जाएंगे कि नहीं नहीं इनकी तबीयत खराब थी इसलिए हंस रहे थे। ये नहीं चलेगा मुल्क में। मौलाना साहब की बात में मान लेता, 87 से आतंकवाद शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। 87 से कैसे शुरू हुआ उस घटना में नहीं जाऊंगा, समय नहीं मेरे पास, मुझे याद है 87 से शुरू हुआ। मुझे बता दीजिए मक्का से, मदीना से, बरेली से, देवबंद से कभी कोई हैसियत वाले व्यक्ति ने कश्मीर में कत्लो गारत मचाने वाले आतंकियों को इस्लाम से खारिज किया? इससे पहले क्लिंटन के समय में 36 सिंहपुरा हुआ था, 40 सिख मारे गए थे। बरेली बोले था, देवबंद बोला था, मक्का बोला था, मदीना बोला नहीं ना। ये गोल गोल बातें ठंडा करने के लिए हो रही है कि अभी माहौल ठंडा हो जाए बोल दो। तब बोले थे नहीं,
मैं 10 इंसिडेंट बता दूंगा कश्मीर के, जब 79 हिंदू मारे गए। छत्तीसगढ़ में भी केवल सिख मारे गए थे, मुसलमान नहीं। मैं गोल गोल नहीं बोल सकता भाई साहब, मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि झूठ बोलने के लिए, मतलब चीजों को वैसा गोल मोल करने के लिए कोई भारतीय मारे गए, नहीं, सिख मारे गए थे, टारगेट करके सिख मारे गए थे। कैसे बोल दूं? मैं ये जरूर कहूंगा कि पहलगांव में हिंदू नरसंहार हुआ है, हिंदू नरसंहार। और जो लोग इस शब्द को बोलना नहीं चाहते, वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अपने छोटे छोटे लाभ के लिए। जब आप ये बोलोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं कि बीमारी क्या है, तो इलाज क्या खाक होगा? लिवर में कैंसर है और बोल रहे हो पेट में गुड़गुड़ होती है, नहीं चलेगा। ये बोलो ना लिवर में कैंसर है, तब तो लिवर हटाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक बात बताता हूं, हाफिज सईद, मौलाना साहब, हाफिज सईद का एक वीडियो मैं देख रहा था। वो इच्छा सबकी पूरी होगी, ईश्वर ने भारत के लिए नियति में लिख दिया अशोक भाई, सबकी इच्छा पूरी होगी आने वाले समय में, किसी की इच्छा शेष नहीं रहेगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाफिज सईद कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, हम तुम्हारी जीभ निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। क्या? दरिया में खून बहेगा, खून, पानी नहीं। भगवान ने सुन ली, पानी रोकने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कब रुकेगा वो अलग बात, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गया। मौलाना साहब, अब हाफिज सईद को आना चाहिए ना? नहीं, तलवार लेके जरा भारत भी तो देखे कितना बड़ा बहादुर है हाफिज सईद। नहीं, आना चाहिए ना? सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी की इच्छा बाकी नहीं रहेगी। परमात्मा ने शायद यही तय किया होगा भारत की नियत में कि जितने ये वचन बहादुर थे, इन सब की इच्छा पूरी कर दो एक ही बार में। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है ऐसा जिसकी हैसियत हो, जिसने कहा हो कि अगर भारत पाकिस्तान पर को सबक सिखाएगा तो हम पाकिस्तान के लिए लड़ने आएंगे। एक भी मुल्क नहीं मिला। क्या कटोरा लेके मुनीर लड़ लेंगे? मियां मुनीर या मुनीर के झुंझुने लड़ लेंगे? ये आर और पार का वक्त है। लेकिन देश के बाहर की लड़ाई सेना लड़ लेगी। मौलाना साहब, देश की अंदर की लड़ाई बड़ी है, सरहद की लड़ाई से बड़ी लड़ाई देश के अंदर की है। इसमें कठोर होना होगा, इसमें निष्ठुर होना होगा। जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसको मैं कहूंगा कि जिसके मन में भारत माता नहीं, वो कितना भी पड़ोसी हो, प्रिय हो, वो हमारे किसी के साथ नहीं चल सकता। हमारे साथ का की पहली शर्त भारत के लिए अपनापन, भारत के लिए सम्मान। जिनके मन में भारत को लांछित करने की इच्छा है, भारत को अपमानित करने की इच्छा है, वो भारतीय नहीं हो सकते। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में
में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। कि घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये ही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH